वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आपको मौलिक अधिकार हमने पढ़ा दिए हैं और भाग 3 तक हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं, अनुच्छेद 1 से 35 तक। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हैं अनुच्छेद 36 से 51, हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और आज हम आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं बल्कि इसको थॉरो पढ़ाएंगे। और इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप किसी एक पॉइंट को लेकर के डीपीएसपी नहीं पढ़ सकते। जब आप डीपीएसपी जब तक समझोगे नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए डीपीएसपी को थॉरो पढ़ना ज़रूरी है। अनुभव के तौर पे आपसे कह रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको इस प्रकार से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और पॉइंट वाइज मैंने आज आपको बताया है और सेपरेशन करने की कोशिश भी की है कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्या क्या करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैंने ब्लू कलर से उसको हेडलाइंस भी दी हैं, ठीक है। आपको स्पेशली हेडलाइट किया है उसको कि कौन सा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट देखते हैं हम, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। दूसरा है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको डीपीएसपी देखने को मिलता है। थर्ड पार्ट 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से अनुच्छेद डीपीएसपी में जोड़े गए, आर्टिकल 39 को, 43 को और आर्टिकल 48 को। याद रख लीजिएगा कौन सी संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। 3 जोड़े गए 42वें द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी में क्या संशोधन किया गया, अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया। अब है 86 यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद डीपीएसपी के किस अनुच्छेद पर प्रभाव पड़ा, तो अनुच्छेद 45 में अब क्या इसमें ऐड किया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर अधिरोपित किया गया कि राज्य अब ऐसा करेगा ही। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य अब आपको मौलिक अधिकार में पढ़ा चुके हैं। तो इसके बाद 21A जोड़ा गया। उसके बाद 51 क में जो मूल कर्तव्य है उसमें भी लास्ट में एक पॉइंट जोड़ा गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। तो इस प्रकार 86वें संविधान संशोधन ने डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों में कुछ ना कुछ ऐड किया है। तो अब देख लीजिएगा कि डीपीएसपी में क्या जोड़ा है। अब 97वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2011 में। तो इसके द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 43 ख। देख लीजिएगा कितने संविधान संशोधन आ रहे हैं डीपीएसपी में, मुझे लग रहा है 4 हो गए हैं। तो इसके द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 43 क। आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल 36 क्या कहता है, डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। डीपीएसपी आप जानते होंगे नीति निर्देशक तत्वों को कहते हैं। तो राज्य की परिभाषा हमने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 12 में भी पढ़ी थी और अभी हम डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे। किसमें, तो आर्टिकल 36 में डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 31A अभी दूसरा पार्ट है लोक कल्याण की अभिवृद्धि। तो जो इसमें मेन एग्जाम में पूछा जाता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित राज्य जब सामाजिक व्यवस्था बनाएगा किस अनुच्छेद में है, 38(1) में। याद रखिएगा आर्टिकल 38(1) किससे रिलेटेड है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। तो मेन पॉइंट लोक कल्याण की अभिवृद्धि, आर्टिकल 31 फर्स्ट। आपको मैं ध्यान से पढ़ा रही हूँ, आप सुन लीजिएगा इन बातों को। अब अनुच्छेद 37 आपका छूट चुका है। तो अनुच्छेद 37 यानी आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 हमें ये बताता है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यानी अगर इनका पालन नहीं किया जाता तो हम इनको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे देश के आधारभूत तत्व रहेंगे, संविधान के आधारभूत तत्व रहेंगे, ठीक है। तो 37 बताता है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होने के बावजूद भी डीपीएसपी क्या है, हमारे मूलभूत तत्व रहेंगे, ठीक है। अब 38(1) हमने आपको बता दिया, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। मेन पॉइंट इसका जो एग्जाम में पूछा जाएगा याद रखने के लिए वो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि। आर्टिकल 36, 37, 38(1) हो गया है। अब 38(2) में भी कुछ कहा है। तो 38(2) में क्या समाप्त करने को कहा गया है, तो
आय सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने को कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? राज्य के लिए, क्योंकि DPSP किसके लिए निर्देश हैं? राज्य के लिए निर्देश हैं। तो 38(2) में आय सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने को कहा गया है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। तो राज्य क्या करेगा? सामाजिक आर्थिक न्याय को बनाए रखने के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में कुछ नीतियों का अनुसरण करेगा। कुछ नीतियां सुरक्षित कर क्या कार्य करेगा कि सामाजिक आर्थिक न्याय बना रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। तो सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? जब सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार राज्य प्रदान करेगा। इस प्रकार की नीतियां बनाएगा कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। दूसरा, भौतिक संसाधन यानी जो खनिज है, हमारी मिट्टी है, पानी है, इस पे स्वामित्व और नियंत्रण को जो है वो सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। इस पे जो स्वामित्व है मुख्यतः अगर सरकार का हो, नहीं तो किसी ऐसे आदमी को देना कि वो सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित हो जाए। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन के संकेंद्रित होने से बचाना, क्योंकि अमीर गरीब की जो खाई है वो इसीलिए होती है क्योंकि धन कुछ ही लोगों के पास संकेंद्रित हो पाता है। इसलिए ऐसी नीतियां बनाना कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण न हो पाए। फिर है पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो DPSP अनुच्छेद 39 पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए राज्य को निर्देश देता है। इसके बाद का पॉइंट है श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और बच्चों को गरिमा के साथ विकास के अवसर देना एवं उन्हें शोषण से बचाना। तो ये 5-6 पॉइंट आर्टिकल 39 के हैं। अब आर्टिकल 39A भी जोड़ा गया जो किसके लिए है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो सभी को समान अवसर देना है, तो सभी को न्याय समान रूप से देना पड़ेगा। और मुफ्त कानूनी सहायता, तो कहीं पे इसे निःशुल्क विधिक सहायता लिखा होगा, कहीं पे निःशुल्क कानूनी सहायता लिखा होगा। और ये 39A हमने कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने अनुच्छेद 39A अनुच्छेद 39A हमने जोड़ा। और किससे रिलेटेड है? ये है समान न्याय और मुफ्त विधिक या निःशुल्क विधिक सहायता या मुफ्त कानूनी सहायता, कुछ भी हो सकता है। और ये मुख्यतः किसके लिए है? गरीबों को अन्याय से बचाने के लिए, कि गरीबों के पास अगर पैसा नहीं है तो उन्हें कानूनी सहायता नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए सभी को समान न्याय देना है और गरीबों को अन्याय से बचाने के लिए उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करता है आर्टिकल 39A। अब आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। मुख्यतः ये किससे रिलेटेड है? सिंपल जो एग्ज़ाम में आपको याद रखना है, ग्राम पंचायतों का गठन करना। और आगे विस्तृत में क्या है? उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ व प्राधिकार देना। और वो कब दिया गया? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है। तो बेस उसका यही है आर्टिकल 40। अब अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में विशेषकर बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या कोई अशक्त आदमी है उस दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देना। राज्य देगा ये अधिकार आर्टिकल 41 के तहत कुछ विशेष दशाओं में। अब अनुच्छेद 42 में क्या लिखा गया है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा राज्य। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्रदान करेगा। ये नहीं कि किसी को खतरनाक उद्योगों में डाल दिया, खतरनाक कामों में लगा दिया। न्याय संगत और मानवोचित दशाएं देना है। और प्रसूति सहायता, प्रसव के समय जो सहायता दी जाती है यानी आपको मैटरनिटी लीव वगैरह, वो अनुच्छेद 42 में आएगा। फिर है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, उनका जीवन स्तर शिष्ट बनाना, सभ्य जीवन स्तर और उनके लिए अवकाश की व्यवस्था करना। ये आएगा अनुच्छेद 43 में। कर्मकारों यानी वर्कर्स, जो कहीं पे भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी।
तो जो न्यूनतम मजदूरी की जो व्यवस्था की गई है वो यहीं से न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत निकाला है कि जीवन यापन के लिए इतनी मजदूरी दी जाए कि वह जीवन यापन कर सके, और उनके सभ्य जीवन स्तर के लिए और उनकी अवकाशी व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 43 है। इसमें एक और बात है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योगों को हमने सेपरेट इसलिए लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये सेपरेटली ही पूछा जाता है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, और तो आपको किसके है, मौलिक अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्वों में है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात की गई है। तो कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग दोनों किसमें, अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 क में क्या है, जोड़ा गया 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें क्या है, ये भी कर्मकारों से ही संबंधित है, जिसमें उद्योगों के प्रबंध में उन कर्मचारियों के भाग लेने के लिए कुछ नियम बनाने की, विधान बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 क में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए विधान बनाना। अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे रिलेटेड है, सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के गठन या उनके प्रचालन या उनके नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित जो अनुच्छेद आएगा वह आएगा डीपीएसपी के अनुच्छेद 43 ख में। कहाँ से जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 से। इसको आप याद कर लीजिए। अगर डीपीएसपी में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछी जाती है तो वो आएगी अनुच्छेद 43 ख में। कब जोड़ा गया ये याद रखना है, कौन से अनुच्छेद में है ये याद रखना है, और किस अनुच्छेद में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो 3 चीज़ आपको इसमें मेनली याद रखनी है। आगे बढ़ना है। अनुच्छेद 44 किससे रिलेटेड है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता आप सभी जानते होंगे, करंट में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बहुत चर्चा है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको कि भारत में गोवा ऐसा अकेला राज्य है जहां पर क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले से, शायद 1970 से आई गेस, या अगर आपको पता हो तो आप बता दें, तब से समान नागरिक संहिता चल रही है। अब अनुच्छेद 45 में है शिशुओं की देखभाल प्लस 6 वर्ष से कम आय के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। हमने ये सेपरेट प्लस करके इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमने आपको बताया था, काफ़ी पहले जब अभी हम आपको अनुच्छेद पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि 46वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 6 वर्ष से कम आय के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करने के लिए राज्यों को ये निर्देश दिया गया है। बच्चों की देखभाल का तो अनुच्छेद 45 में पहले से ही मेंशन था। अब है अनुच्छेद 46, ये किससे रिलेटेड है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से। तो हम याद रखते हैं इस तरह से कि जो 45वां अनुच्छेद है वो बच्चों के, शिशुओं से संबंधित है, और जो 46वां है वो है अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, और उन्हें शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। तो अनुच्छेद 46 किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिए, SC ST से। तो SC ST से रिलेटेड डीपीएसपी है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 क्या कहता है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 47 में जो मेन पॉइंट आता है वो आता है मादक पेय। मादक पेय में आपका क्या आएगा, ये शराब वगैरह जो आता है मादक पेय में आता है ना, और इसके साथ हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का राज्य प्रयास करेगा। तो शायद ये मध्य प्रदेश या बिहार राज्य का कभी करंट का कोई मैटर चल रहा था जहाँ पे बाहर से शराब लाकर पीने के लिए मना किया गया था और शराबियों को वहाँ पे रहने के लिए भी शायद कुछ मना किया गया था। तो मादक पेय वाला अक्सर पूछा जाता है। पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में याद रखने के साथ साथ आप इसमें मादक पेय और अगर शराब पूछ लिया जाता है, शराब ये हानिकारक नशीले पदार्थ जो अफीम गांजा वगैरह होते हैं तो इनके सेवन की जो रोक लगाई जाती है अनुच्छेद 47 द्वारा लगाई जाती है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन से। राज्य क्या करेगा, कृषि एवं पशुपालन के लिए क्या करेगा, आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा और गायों, बछड़ों और जो दुधारू नस्ल के पशुओं का, उन
उनका रक्षा करेगा और उनके वध पर प्रतिबंध। तो एग्जाम में अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लगा है, तो पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 लगाएगा पशुओं के वध पर प्रतिबंध। अब 48 को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसने क्या बात करी है, पर्यावरण संरक्षण, उनका संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। वन और वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण किस में आएगा, अनुच्छेद 48 को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में। आर्टिकल 49 बताएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों के संरक्षण के बारे में। 49 क्या बताएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। और आर्टिकल 50 बताएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अब लास्ट आर्टिकल 51, राज्य कुछ प्रयास करेगा, मेनली आप याद रख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित DPSP है वो आएगा 51। तो 3 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट है राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच, विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, राज्यों के बीच न्यायपूर्ण संबंध, सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो मुख्यतः आप इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो DPSP है वो है अनुच्छेद 51 में। तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको तीनों पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा अनुच्छेद 51 का नहीं है। अब मौलिक अधिकार और DPSP में कुछ अंतर है, देख लेते हैं। पहला है DPSP सकारात्मक हैं, क्यों, क्योंकि इनमें कहीं भी ये नहीं है कि निषेध करेगा, रोकेगा, इस तरह से नहीं है। ये राज्यों को हित में, नागरिकों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि हमारे फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक हैं, उसमें अधिकांश आपने देखा होगा कि निषेध करना है, प्रतिषेध करना है, रोकना है, ऐसा नहीं करना है। आपने अगर पढ़े होंगे तो आप इसमें ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं। राज्य के खिलाफ, राज्य अगर कोई गलत काम कर रहा है, राज्य हमारे मूल अधिकारों को हनन कर रहा है, तो यह नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। और आपको ध्यान होगा कि इनके खिलाफ हम, राज्य के विरुद्ध हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, नागरिकों को प्राप्त है। ये मेन है सकारात्मक और नकारात्मक का। अब है जो फंडामेंटल राइट्स हैं न्यायोचित हैं, यानी अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो हमें न्यायालय में शरण लेने की, न्यायालय में शरण ले सकते हैं, अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू की जा सकते हैं। जबकि DPSP को हम न्यायालय नहीं ले जा सकते, न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट्स राजनीतिक लोकतंत्र के लिए हैं, और जो ये हैं DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। फंडामेंटल राइट्स में कानूनी प्रतिबंध होते हैं, जबकि DPSP में नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होते हैं, यानी वो कानून द्वारा लागू होते हैं। और अगर राज्य की नैतिकता है तो DPSP को लागू करेगा, और नहीं है तो वो लागू नहीं करेगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अब उसमें सब जगह क्या लिखा है, व्यक्तियों के लिए और नागरिकों के लिए है, तो वो व्यक्तिवादी हैं, यानी व्यक्तिगत हैं, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। जबकि DPSP समुदाय या समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए क्या है, ये समाजवादी। फंडामेंटल राइट्स को कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं, वो संविधान द्वारा प्रदत्त है, स्वचालित रूप से लागू होते हैं। जबकि DPSP के कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है, स्वचालित रूप से लागू नहीं होते, बल्कि विधि बनाकर DPSP में विधि बनाकर कानून लागू किया जाता है, विधि बनाई जाती है, तब DPSP लागू होते हैं। ठीक है, तो ये 5-6 हमने आपको ये बताए हैं, आप पॉज करके ध्यान से वीडियो को देख करके आप इनके पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमने आपको ये पॉइंट दिए हैं। फिर है DPSP के कुछ सिद्धांत, 3 प्रकार का हमने DPSP को बांटा है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार और बौद्धिक सिद्धांतों में। अब समाजवादी सिद्धांतों पर जो DPSP वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43, 43A और 47 सारे अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं। आप बैक जा कर के देख लीजिएगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है इनमें आता है। 38, 39, 41, 42, 43, 43A और अनुच्छेद 47 आएंगे समाजवादी सिद्धांतों पर। समाजवादी सिद्धांत समझते हैं ना कि समाज के सभी लोगों को समान रूप से अवसर देना। फिर है गांधीवादी सिद्धांतों पर, अनुच्छेद 40 याद होगा, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, 47 और 48, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46,
47, 48। वीडियो पॉज करके आराम से आप सारे अनुच्छेद देख सकते हैं। और उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित जो हैं आर्टिकल 44 सिविल कोड, आर्टिकल 45, 48, 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। तो इस प्रकार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सा अनुच्छेद किस आधार पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो हमने आपको बताया समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। ठीक है, हमने सारे अनुच्छेद DPSP के आपको पढ़ाए हैं। आपको जितना अच्छा लगता है आप उसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।